बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आइंदा माली साल 2019-20 का 7 खरब 22 अरब का बजट कौमी असेंबली में पेश। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, बजट तजावीज की कॉपियां फाड़ दी। सनतकारों, ताजरों और अवाम ने बजट को मुस्तरद कर दिया। फेडरेशन और कराची चैम्बर ने बजट मुस्तरद कर दिया। सराज कासिम तेली कहते हैं हुकूमत का बजट महंगाई का नया तूफान लेकर आएगा। हमारी अपील है कि हुकूमत बजट तजावीज पर नजरसानी करे। एक और बड़ी गिरफ्तारी, एमक्यूएम लंदन के बानी गिरफ्तार। 2016 में नफरत अंगेज तकरीर पर गिरफ्तारी अमल में आई। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने तस्दीक कर दी। बानी एमक्यूएम को मकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। स्कॉटलैंड यार्ड से FIA के काउंटर टेररिज्म विंग का राब्ता। काउंटर टेररिज्म की 3 रुकनी टीम लंदन रवानगी के लिए तैयार। महकमा दाखिला के जवाब का इंतजार। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत वाटर बोर्ड के अफसरान के इजलास की अंदरूनी कहानी। सईद गनी MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान पर बरस पड़े। कहते हैं अवामी शिकायत बढ़ती जा रही हैं। MD वाटर बोर्ड पूरे शहर में मुनसिफाना तौर पर पानी फराहम करें। अब किसी भी अफसर की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाटर बोर्ड ने कराची में पानी का मसनूई बहरान पैदा कर दिया। शहर प्यासा होने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत, शहरियों का एहतजाज। पानी की फराहमी का मुतालबा, वाटर बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी। कराची की जिला बस्ती में KMC इंक्रोचमेंट सेल का फलाही इदारों के दफातर, दस्तरख्वान और दीगर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। गोलीमार चौरंगी व्हाइट हॉल पर फुटपाथ पर बने फलाही इदारों के दस्तरख्वान और दफातर मिसमार। बहिरा अरब में बनने वाले समंदरी तूफान से कराची को कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात ने बता दिया समंदरी तूफान बनने और पाकिस्तानी साहिली मकामात के करीब आने पर शहर में शदीद गर्मी और बारिशों की शक्ल में असरात नुमाया हो सकते हैं। जी नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आइंदा माली साल के 2019-20 के बजट के हवाले से। 7 खरब 22 अरब रुपए का बजट कौमी असेंबली में पेश किया गया है। अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा जारी रहा। उसमें बजट पेश किया गया, बजट तकरीर को कंप्लीट किया गया, लेकिन ये कि उसमें बजट की जो तकरीर की कॉपियाँ थीं या बजट जो तजावीज़ होती हैं उनकी कॉपियाँ फाड़ दी गई। सनतकारों ने, ताजरों ने, अवाम ने बजट को मुस्तरद कर दिया है। और फेडरेशन और कराची चैम्बर यानी सराज कासिम तेली साहब का ये कहना है कि हुकूमत का बजट महंगाई का नया तूफ़ान लेकर आएगा। बहुत से टैक्सेस लगाए गए हैं, यानी जिनकी तजवीज़ पेश की गई है, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हों, कोल्ड ड्रिंक्स हों, सॉफ्ट ड्रिंक्स हों, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों पर टैक्सेस लगाए गए हैं जिनकी वजह से महंगाई बढ़ेगी या आम आदमी जो है उस पर बोझ पड़ने का एक ख़दशा जाहिर किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नहीं जिस पे पहले टैक्सेस नहीं हुआ करते थे उन पे भी टैक्स जो है ना वो लगाया गया है। अलबत्ता मतलब जिस तरह कहते हैं कि टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में ज़्यादा इजाफा किया गया है बजाय इसके कि बड़े लोगों को या जिसे टैक्स नेट बढ़ाना कहते हैं उसको टैक्स नेट में लाया जाए। नॉन फाइलर्स के लिए भी कुछ चीज़ें यानी उसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। नौजवान प्रोग्राम स्कीम के तहत कुछ चीज़ें अनाउंस की गई हैं। लेकिन बहरहाल ये बजट कैसा है और सनतकार और ताजर इस हवाले से क्या कहते हैं, हम बात करना चाहेंगे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जनाब जुनैद माकड़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी। हेलो जुनैद माकड़ा साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा राब्ता बहाल नहीं हो सका है जुनैद माकड़ा साहब से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आया सनतकार ताजिर हजरात जो हैं वो क्या कहते हैं आज के इस पेश किए जाने वाले बजट के हवाले से। अब यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इसे तकरीबन 10 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और यही तवक्को की जा रही थी कि शायद कोई बेहतर बजट पेश किया जाए।
आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन काफ़ी टैक्सेस लगाए गए हैं, काफ़ी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और अब देखना ये होगा कि इससे आम अफराद जो हैं उन पे किस कदर असर पड़ता है, किस कदर उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो मुतासर होती है। हमारा रब्ता हो गया है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जनाब जुनैद माकड़ा साहब से। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर क्या कहते हैं आज का जो कौमी असम्बली में बजट पेश किया गया है, जो बजट तजावीज़ पेश की गई हैं, आप क्या समझते हैं? इसमें बहुत सारे सर रिलीफ भी दिए गए हैं, कुछ नौजवान प्रोग्राम के हवाले से बात की गई है और चीज़ों में रिलीफ दिया गया है। ओवरऑल क्या आप समझते हैं? देखिए, ओवरऑल तो टैक्सेस जितने लगाने थे वो लगा दिए, क्योंकि उनका हदफ जो है वो 550 मिलियन का है, बिलियन का, और वो उनको रेवेन्यू रिसीव करना है। इस वक्त बजट का जो एक्चुअल आउटकम आया वो यही है। अब उसको वसूल करने के लिए उन्होंने टैक्सेस लगाए। टैक्सेस जो लगाए हैं उसके अंदर में जितना आप ये समझ लीजिए कि क्योंकि बिजली, गैस और आपकी बैंकिंग का जो हमारा डिवैल्यूएशन है वो तो IMF ने उनको जो है वो फ्री कर दिया है कि उसके बीच में गवर्नमेंट कोई बात नहीं करेगी। वो अलग हमारे ऊपर वजन आने वाला है जो गैस की शक्ल में, बिजली के निर्खों में ये सब आएगा। लेकिन अभी जो ये बजटरी जो हमारे ऊपर जो हमें डाला गया है टैक्सेस, वो आप ये देख लीजिए कि जो हमें जितनी रिलीफ पहले मिली हुई थी वो सब उन्होंने विड्रॉ कर लिए। वो सारे जो हैं वो एग्जेम्पशंस जो थी वो सारी वो खींच ली गई हैं। अब जो ड्यूटीज लगाई हैं और जो टैक्सेस लगाए हैं, कहीं FET लगाया है, कहीं सेल टैक्स लगाया है, तो आम आदमी के ऊपर तो जाहिर है कि उसका अखराजात उसके बढ़ने ही है, क्योंकि आपने ऑयल में, चीनी में, तो हर जगह पे तो उन्होंने लगा दिया है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इसको प्रॉपरली कल हम इसको रिव्यू करें और फिर गवर्नमेंट के पास अपनी ग्रीवेंसेस लेके जाएं कि सर देखें ये बातें जो है ना, इससे आम आदमी के अखराजात जो है वो बढ़ जाएंगे। अब उन्होंने जिस तरह अखराजात बढ़ने के साथ उन्होंने आम आदमी का जो सैलरी स्लेब है वो 17,500 कर दिया है। एक तो ये, अब वो इन्होंने पैसे तो बढ़ा दिए आम सैलरीड पर्सन के, लेकिन साथ में जो आपने यूथ की जो रिलीफ की बात की वो ये कहा गया है कि जी जो यूथ को नौकरी देगा उसको रिबेट मिलेगा। अरे भाई, यूथ को नौकरी तो जाहिर है कि जब हमारे पास काम होगा तो नौकरी मिलेगी। अब आपने तो काम को रोकने के सारे लवाजमात पूरे किए हैं कि काम किस तरह रुके। तो हमारा ये ख्याल था कि जो इस वक्त बजट आया है वो बहुत ही मायूसकुन बजट है, और उस बजट के हवाले से हमें कुछ ना कुछ जो है वो जो रिलीफ मिलनी थी वो हमें नहीं मिली है, जो थी वो वापस ले ली गई हैं। तो अब हम अग्रीव्ड पार्टी की हैसियत से फिर गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि जी आप हमें इसके अंदर में जो हमारे जो दरख्वास्त है वो हम इनको डालेंगे। अब ये सेमीफाइनल अब होना है और फाइनल बजट जब आएगा उससे पहले बहुत सी चीजें अपनी करेक्शंस पर जाएंगी। जुनैद माकड़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि तो ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो बढ़ाई जाएगी, वफाकी बजट में खसारे को कम से कम रखा जाएगा, सब्सिडीज को विड्रॉ किया जाएगा। इससे मतलब हम अगर माजी करीब में देखें तो इससे पहले भी जिस तरह हज पैकेजेस पे सब्सिडी विड्रॉ की गई, ट्रांसपोर्ट पे, मेट्रो पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे ऑलरेडी सब्सिडी विड्रॉ कर ली गई थी। बहुत एक्सपेक्टेड था कि इस किस्म का बजट आएगा, तो ये कोई नई बात तो नहीं हुई ना सर? नई बात तो ये है कि जो हमें एक्चुअली जैसे FTR था, फाइनल टैक्स रिजीम, वो खत्म कर दी गई है। अब इसके बाद जो है वो आपने एक एमनेस्टी जो आई, उस एमनेस्टी के अंदर में हमने जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में हमने जो प्रोविजंस इनके साथ डिस्कस किए थे वो इनके ऑर्डिनेंस में जो है उन्होंने उसको रोक दिया कि ना आप सिवाय कैश के आप किसी भी और असेट्स पे आप अपना एसेट डिक्लेरेशन में आप अपनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं ले जा सकते। अब बिजनेसमैन के पास कैश तो होता नहीं है, उसके पास या तो स्टॉक होगा या फिर इसके पास गोल्ड होगा या फिर वो बॉन्ड होगा और इसके बाद उसकी अकाउंट रिसीवेबल होगी। तो अब उसको तो उन्होंने मना कर दिया है। तो ये एक तो तरफ एक एमएससी स्कीम जो है वो हमें तकलीफ में डाल दी है, दूसरा साथ में डिवैल्यूएशन ने हमें तकलीफ में डाल दिया।
कि इंपोर्ट जो है वो इतना महंगा हो गया, और फिर महंगाई के ऊपर डबल महंगाई है कि अब लोकल टैक्सेस इतने सारे बढ़ गए, तो जाहिर है कि ये आम आदमी पे पास ऑन होगा और महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई का जो परसेंटेज है वो हमने बैठ के कल निकालना है कि वो कितना लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इतना जल्दी इतने सारे डिसीजंस नहीं लेने थे, ग्रेजुअली लेने थे। नो डाउट कि हम FATF में फंसे हुए हैं और FATF की वजह से IMF की जो संगीन जो किस्म की जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो मानना पड़ा। ये गवर्नमेंट के पास चैलेंज था, तो जरूर उस चैलेंज को इन्होंने भी कबूल किया, और अब हमें भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2 महीने आप निकाल लें। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 महीने निकालेंगे तो ये बजट में ऐसी कोई चीजें नहीं आएंगी और हम कम से कम सस्टेन कर जाएंगे। अब सस्टेनेबिलिटी नहीं है, असल बात ही है सर। तो आपके बड़े बड़े जो ताजिर हजरात हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अगर हम कराची से बात करें तो काफ़ी लोग जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े ताजिर हजरात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते रहे। यही वजह है कि वो हिस्सा भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो सर ये पहले चीज़ें या ये चीज़ें ताजिर बिरादरी के साथ डिस्कस नहीं की गई कि बजट में क्या रिलीफ दिया जाएगा और कौन सी ड्यूटीज़ या कौन से टैक्सेस लगाए जाएंगे? नेगोशिएशन चल रही थी इनके साथ, ये बात तो तय है। इन्होंने हमें भी बुलाया, ये आए भी, सारी बातें भी हुई, हमने अपने बजट प्रपोजल दिए और उसमें से कोई प्रपोजल उन्होंने माना ही नहीं। तो अब वो जो IMF की जो जितनी कंडीशंस थी उसमें यही तय था कि जी आपको FATF से निकलना है तो आपने 10-20% इसके ऊपर चल के दिखाना है, इसके बाद उस एग्रीमेंट के तहत आपको वो जो पैसे हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्योंकि आपके ऊपर इस वक्त टोटल तखमीना जो था वो बजट का, उसके अंदर में बड़ा आपके इंटरेस्ट जो है वो 2.89 ट्रिलियन है। अब आप ये बताइए कि पहले इन्होंने 6.5 ट्रिलियन का निकाला, अब वो कोई 7 ट्रिलियन से भी ज्यादा का जो है वो आउटले आ गया है। तो इसके ऊपर फिर 1.29 आपका डिफेंस का खर्चा है। तो आपके पास जब 6.5 था तो आपके पास 1.92 का डेफिसिट बजट था, अब आपका डेफिसिट बजट बढ़ के 3500 पे चला गया है। तो इस 3500 को कैसे कवर करेंगे? वो अगले साल भी कवर नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही 4315 बिलियन जो है वो वसूल नहीं कर पाए, तो 550 बिलियन कैसे रेवेन्यू वसूल होगा? ये सर ये मुझे बताइएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मवाजना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस बजट का पिछले नवाज शरीफ हुकूमत के बजट से, तो आप क्या कहते हैं? क्या वो बेहतर बजट लेके आते थे जो पिछले 5 सालों में पेश किए गए, या ये उस किस्म का ही बजट है या उससे बेहतर बजट है? देखिए, ये डिफरेंट चैलेंजेस आ गए। पिछले वालों ने आपके ऊपर जो एक आदमी के ऊपर अब जो पैदा होने वाला पाकिस्तानी है उसको 2.25 लाख रुपए की कर्ज से ये पैदा होगा और उसको वो कर्जा उसके गले में आ गया। अब वो चीजें जो 30,000 अरब रुपए वो जो लेके चले गए और उसको खर्च कर दिया, तो उसका जो है वो अपने पॉलिटिकल जो भी एडवांटेज उठाए होंगे। लेकिन ये बात तय है कि इस हुकूमत ने रियल फैक्टर दिखा दिया कि भाई आपकी असल हालत पाकिस्तान की ये है मईशत की, और इसके ऊपर उन्होंने ये सारी तहरीर बनाई। लेकिन जब ये रियल फैक्टर आया तो हमारा फियर फैक्टर बढ़ गया, और साथ में जब उन्होंने IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस पे जब डिवैल्यूएशन किया तो और मजीद परेशानी हो गई। अब हमारे को ये तकलीफ आ रही है कि अगर इन चीजों को भी सामने रखें तो हमारी इंपोर्ट भी महंगी होगी, तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। हमारे इंपोर्ट के बेस को कम करके एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की जगह पे इन्होंने जीरो रेटेड सेक्टर का 11125 SRO जो है वो भी खत्म कर दिया। तो वो एक्सपोर्ट भी अब कैसे बढ़ेगा? हम तो नहीं, अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें 17% देने होंगे और बाद में आपको स्टेट बैंक के जब सेल प्रोसीड आपकी आएंगी तो उस वक्त हम आपको दे देंगे। आज तक तो रिफंड दिया नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप मेजर्स नहीं हुए, असल बात ये है। और कॉन्फिडेंस बिल्टअप मेजर्स होते और अंडरस्टैंडिंग के साथ बजट आता तो उसकी बात कुछ और थी। अभी ये जो बजट आया है, इन्हें ये सारी चीजें उस टर्म्स एंड कंडीशंस में जो IMF से की हुई है, और असल चैलेंज FATF का भी है। अब दोनों तरफ देखा जाए तो दोनों तरफ अजीब मसले आ गए हैं। अब देखते हैं, अल्लाह मालिक है, कल इसकी सारी पोजीशन हमारे सामने आ जाएगी कि क्या हमारे ऊपर कितने अमाउंट जो है वो हमारा जो टोटल एक्सपेंस है वो अब लोगों का कितना बढ़ जाएगा, ओवरहेड कितने बढ़ जाएंगे, क्या हम एक्सपोर्ट जो बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे क्या हम उसमें अभी
कामयाब होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये इस वक्त प्री मैच्योर है टू डिस्कस। अब आप देख लेना सीएनजी पे इन्होंने एरिया के लिए अब आपका सेल टैक्स जो है वो अब नई प्राइस पे पड़ेगा, क्योंकि पहले की प्राइस जो थी वो कम थी। तो अब वो भी आपके ऊपर जो है जो भी क्या है, जो भी सीएनजी पे गाड़ियां चलाते हैं उनको जो है वो महंगा पड़ेगा। तो एक काम नहीं हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं। यानी लोकल जो आपकी कमोडिटीज है उस पर टैक्स पड़ गया, एफईडी पड़ गया और सेल टैक्स पड़ गया, और आपके पास जो एग्जेम्पशन थी वो सब खत्म हो गई। और अब जो है वो हमारे पास हाथ में कुछ है नहीं, और पाकिस्तान की मईशत को उनको संभालना है, इसलिए उन्होंने ये बजट दे दिया। तो उस बजट में अब इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना होगा। अगर वो सॉफ्ट करेंगे तो कोई ना कोई गिव एंड टेक करके कोई ना कोई मसले से हम बाहर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद माकड़ा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले माली साल 2019-2020 के बजट के हवाले से, जो कि 7 खरब 22 अरब रुपए का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने में आई हैं जिससे कि आम आदमी पे बोझ पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जिस तरह पिछली हुकूमतें टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन इस दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद टैक्स यानी नॉन फाइलर को ज़्यादा छूट दी जा रही है। जिस तरह से अगर कोई नॉन फाइलर शख्स है तो पहले उस पर 50 लाख से ज़ायद की प्रॉपर्टी ख़रीदने पर पाबंदी थी, लेकिन अब ये जो पाबंदी है ये हटा दी गई है। इससे पहले भी नॉन फाइलर्स को कई दफ़ा असद उमर साहब की जानिब से भी रिलीफ दिया गया है। तो जिस तरह पहले एक टारगेट किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए और डायरेक्ट टैक्सेस लगा के जो खसारा है वो पूरा किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से ऐसा लगता है कि शायद इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा के खसारे को पूरा किया जाएगा। यही वजह है कि शय खुर्दनोश हो, जूसेस हों या ऐसी चीज़ें हों जो कि पाकिस्तान में बनती हैं, सेमी प्रोसेस्ड फूड हो या ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन पे ड्यूटी लगाई गई है। इसके बिल्कुल बरक्स यानी अगर हम ये देखते हैं कि इंटरनेट के ऊपर ड्यूटी हटा ली गई है, यानी जो ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विसेज पे पहले फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी वो ख़त्म कर दी गई है। प्लस ऐसी चीज़ों पे से यानी ड्यूटी हटाई गई है जिनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आम आवाम पे नहीं आता। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मकामी तौर पे तैयार शुदा गाड़ियों की, तो 1000 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक की गाड़ियों पे भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी एफईडी जो है ना वो लगा दी गई है। हालांकि देखा जाए तो 1000 सीसी गाड़ी ज़्यादातर एक आम जो वाइट कॉलर्ड लोग होते हैं या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं वो भी बाज़ दफ़ा यानी ये 1000 सीसी गाड़ियाँ रखते हैं, लेकिन अब उस पर भी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बिलाल गफ्फार जो कि MPA भी हैं। बिलाल गफ्फार साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो बजट पेश किया गया है आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें शोर शराबा भी होता रहा, लेकिन माजी की तरह आपको पता है कि जो बजट पेश करने वाला, जो बजट तकरीर कर रहा होता है, वो सबसे पहले तो कानों में रुई ठूस के उसके बाद बजट पेश करता है। चाहे जितना भी शोर शराबा होता रहे, बजट तकरीर की कॉपियाँ फटती रहें, कुछ भी होता रहे, बजट तकरीर मुकम्मल करनी ही होती है। सर, इसको आप किस तरह से अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं? देखें, पहले तो आवाम को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो काफी टफ हैं, और ये जो टफ सिचुएशन में ये बेस्ट पॉसिबल बजट था, क्योंकि बहुत से जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं उसमें जो आम आदमी है, जो कमाने वाला है, उसके लिए वो टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं। दूसरी बात ये कि जो रिच क्लास है, कमाता है, उसके ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान से हमेशा कमाया है, अब उनकी बारी आई है कि वो कुछ पाकिस्तान को रिटर्न दें। मैं आपको छोटी सी एक बात देता जाऊं कि आप ये पूछ रहे हैं कि ये अवाम दोस्त बजट किस तरह है। तो 200 अरब रुपए की तो सिर्फ सब्सिडी दी गई है पावर कंज्यूमर्स के लिए, जो 300 यूनिट से पर यूनिट 300 यूनिट पर मंथ से कम है ना वो कंज्यूम करते हैं। तो ये 200 अरब रुपए जो पावर कंज्यूमर्स, बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये रकम दी गई है। साथ साथ आपके जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके लिए 110 अरब रुपए रखे गए, ये भी एक बहुत खतीर रकम है।
इसके साथ साथ एक जो नया प्रोग्राम हम जो लॉन्च किया है, जिसके लिए हमने जो कामयाब जवान प्रोग्राम के नाम से, कि जो भी नए जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए तकरीबन आसान शराइत पे 100 अरब रुपए की उस पर मुख्तस किए गए हैं, जो इस बजट में ये एक रिकॉर्ड रकम है, ताकि जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या वो जो छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। इस तरीके से बेशुमार और है ना इंसेंटिव्स हैं जो आप आम आदमी के लिए दिए गए। सर ये मुझे बताइएगा ना कि पाकिस्तान में तो सर मसला ये है ना कि आप एक तरफ अगर 6 लाख सालाना यानी 50,000 रुपये महीना से ज़ायद आपकी इनकम है तो आपको सबसे पहले तो इनकम टैक्स दे देना है सर। उसके बाद फिर आप जो चीज़ खरीदने जाएंगे, देखिए सर एक शख्स जब अपनी तनख्वाह लेकर आ रहा है या वो किसी भी तरीके से पैसे कमा के लेकर आ रहा है, उसने इनकम टैक्स भी अदा कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, फिर जो चीज़ खरीदने जाएगा उस पर टैक्स लगेगा। यहाँ तक कि बैंक में पैसे डाल के कैश निकालेगा उस पर टैक्स लगेगा। सर कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि आप एक दफ़ा इनकम टैक्स दे दें, आप जीएसटी दे दें अगर कारोबारी आदमी है, और उसके बाद वो जो चीज़ खरीदे, चाहे वो फ्रूट जूसेस क्यों ना हो, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे मोबाइल कार्ड लोड किए जाएं, पेट्रोल डलवाया जाए, सर टैक्सेस ही टैक्सेस हैं। आपने अगर ये 50,000 रुपए वाली एक रिलीफ दे दिया तो कौन सी बड़ी बात की है इसमें? देखिए मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में जो जिस तरह यहाँ पे हमारा जीएसटी है, तो पूरी दुनिया में वैल्यू एडेड टैक्स होता है जिसको वीएटी के नाम से मशहूर है वो। ठीक है, पहले जो पिछले इलेक्शन का साल था, जो सैलरी क्लास की या जो इनकम जो एक आम आदमी जो कमाता है उसको एक आप समझ लें जो एक रिलीफ दिया गया था, वो प्रैक्टिकली नहीं था, और वो उन्होंने 12 लाख तक पहुंचा दी थी कि जो 12 लाख रुपए तक साल का कमाता है उसको कोई टैक्स ना पे करे। मेरे ख्याल में वो अगर कोई 15,000 रुपए भी अगर कोई पे करता है तो कम से कम वो 100 रुपए टैक्स इस मुल्क में पे करे। देखें, आप ये समझने की जरूरत है कि हमारी 22 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 18 लाख आपके फाइलर्स हैं और तकरीबन 15 से 16 लाख वो लोग हैं टैक्स देते हैं। तो ये और लॉन्ग टर्म में हमारा यही इंतजार है कि जो डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ानी है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, और उसके नतीजे में जो सर मुझे तो सर साफ आपको मैं बताऊं, ये बजट देख के मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जब आप नॉन फाइलर्स को मराहत देंगे, नॉन फाइलर्स पे से पाबंदी उठाएंगे, सर कौन आना चाहेगा फिर टैक्स नेट में? नॉन फाइलर्स की तो सर चांदी लग गई है ना। आपने नॉन फाइलर्स की बात तो की, अब जो नॉन फाइलर भी जायदाद खरीदेगा वो कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट तो यूज करेगा ना, वो चेक के थ्रू पेमेंट तो करेगा, तो ऑब्वियसली जब वो चेक के पेमेंट थ्रू करेगा तो आपकी सर आपने 50 लाख से जायद की जायदाद खरीदने के ऊपर, सर मेरी बात सुन लें सर, आप रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली आपकी हुकूमत देती चली आ रही है ना नॉन फाइलर को। यही टैक्स नेट बढ़ाने के लिए जो इक़दाम किए गए थे, मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए थे नॉन फाइलर के ऊपर, वो तमाम आपने रिलीफ दे दिए हैं सर। आखिरी एक जायदाद खरीदने के ऊपर जो पाबंदी थी वो भी आपने उठा लिया। सर आपकी हुकूमत चाहती है कि फाइल टैक्स नेट में लोग आए, सारे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं सर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो जायदाद खरीदेगा वो कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट तो यूज करेगा। जब वो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा तो सिस्टम में आएगा, जब सिस्टम में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो टैक्स नेट में उसको आना ही पड़ेगा। सर टैक्स नेट फाइलर होना और नॉन फाइलर होते हुए चीजों पे टैक्स देने में बड़ा फर्क है सर। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। घर खरीदेगा तो किसी तरीके से तो घर खरीदेगा ना सर। आपके ख्याल में कोई जायदाद खरीदेगा तो आपने टैक्स नेट में आ जाएगा। चेक देखता है बिलाल गफ्फार साहब, थोड़ी सी सर लेट पुट द फैक्ट्स स्ट्रेट। सर आपको मैं एक बात बताऊं, फाइलर होना और नॉन फाइलर होने में बड़ा फर्क है सर। एक फाइलर के एसेट्स से लेके उसकी आमदनी से लेके एक एक चीज आपके रिकॉर्ड पे होती है। नॉन फाइलर अगर आपको प्रॉपर्टी पे टैक्स दे भी देता है तो आपके पास उसकी कौन सी इंफॉर्मेशन आ जाएगी? भाई साहब, अब हम यही करने जा रहे हैं कि जो आपका जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वो उसका एनटीएन होगा। अब शनाख्ती कार्ड से आप देखेंगे 1 जुलाई से आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि किसके पास क्या बैंक अकाउंट है, किसके पास क्या जायदाद है, किसके पास बेनामी अकाउंट है, मेरे ख्याल और उसको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। बिलाल गफ्फार साहब, आप खुद फाइलर हैं? इकोनॉमी आपको खत्म करनी पड़ेगी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद फाइलर हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल फाइलर हूँ। सर आपको एक बात, शायद मुझे नहीं पता कि आपको अंदाजा है या नहीं, एनटीएन पजेस करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान फाइलर हो। ये पता है सर आपको?
जी हाँ, मुझे बिल्कुल पता है। अब मैं खुद एक फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ और मेरी फील्ड भी तो फाइनेंस की है। सर एनटीएन बनाने से इंसान फाइलर नहीं हो जाता सर, तो टैक्स मैं फाइलर यही का। तो कह रहा हूँ, हाँ। यही तो कह रहा हूँ कि हमारा जो हमने एमनेस्टी स्कीम की है उसमें हमने ये किया कि जो डिक्लेयर करेगा उसको फिर रेगुलर फाइलर बनना हमने उसको नेसेसरी किया है। तो ये वो स्टेप्स हैं कि अब आपने 2 पैरेलल बुक्स नहीं चला सकते हाँ। और अब आपको अल्टीमेटली पाकिस्तान से ब्लैक इकोनॉमी का खात्मा करना पड़ेगा। नहीं सर, ब्लैक की करेंसी अपनी जगह, जो आम सारिफीन है, जो टैक्स, मैं कह रहा हूँ जो फाइलर नहीं होता उसका वो इसलिए नहीं करता कि वो वो जो है वो उसकी ब्लैक इकोनॉमी ब्लैक पैसा होता है, उसका डिक्लेयर पैसा नहीं होता। अब आपको इवेंचुअली डिक्लेयर करना होगा, जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आप फाइलर अच्छा, भी बनेंगे। बिलाल गफ्फार साहब, मैं आपको वैसे एक बात ये यहाँ बताना चाहूंगा कि देखिए सर, टैक्स यानी हमारे यहाँ जो फाइलिंग का निज़ाम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है जिसकी वजह से एक आम शख्स अपना टैक्स रिटर्न खुद नहीं भर सकता। यानी सवाए इसके कि कोई फाइनेंस का स्टूडेंट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इसके अलावा अगर कोई रिटर्न अपना खुद दाखिल करना चाहे तो वो रिटर्न दाखिल नहीं कर सकता। देखिए, आपकी बात ने बहुत वैलिड पॉइंट किया है। इसमें हमारा एक बहुत बड़ा एक अहम मैनिफेस्टो है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। प्लस ये जो लोगों को डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह जमा करवाने पड़ते हैं, 30-32 फॉर्म्स कंपनी को फॉर्म जमा करवाने पड़ते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ टैक्स के। तो हमारा मीडियम टर्म प्लान यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये है कि जो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स है उसको इजी कर दिया जाए, ताकि बिजनेसमैन को जो हमेशा जो डर होता है और हैरेसमेंट की वो फीलिंग आती है वो खत्म की जाए। अच्छा सर, एक मुझे लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर कर दीजिएगा सर। 17 से 20 ग्रेड के लोगों को 5% का यानी एडहॉक रिलीफ दिया गया है। सर आपके पूरे बजट में जो ड्यूटीज लगी हैं, जो टैक्सेस लगे हैं, वो 10 से 17% के दरमियान है। आप रिलीफ 5% का दे रहे हैं, आप कह रहे हैं अवाम दोस्त बजट है सर। जो जितना इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड किया गया है उसमें जो निचले तबके को उतनी उनकी सैलरी उतनी परसेंटेज में बढ़ाई है, और ये 10 से 15% है। ठीक है। अच्छा बिलाल गफ्फार साहब, अभी हम वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब पे जाना चाहेंगे, तो बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, अब यहाँ से हम ले चलते हैं आपको, वज़ीर आज़म इमरान खान कौन से खिताब कर रहे हैं, आइए देखते हैं।